हम इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, लेट्स सी दैट। ये एक प्रॉब्लम है जिसको लेके हम चलेंगे। यहाँ पे नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3 इन द ग्लोबल सिस्टम। ये हमारा एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 2 है। एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 जो है दोनों की लेंथ 1 मीटर है और P4 जो है 1000 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। यहाँ पे जो y का कंस्ट्रेंट है वो x डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है, y में कंस्ट्रेंट है, जबकि यहाँ पे नोड 3 जो है अपने लोकल x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, y में वो कंस्ट्रेंट है, इट कैन मूव बट इट इज कंस्ट्रेंट ओवर देयर। और यहाँ पे 1 पे टोटली कंस्ट्रेंट है। हमने इसमें अननोन डिस्प्लेसमेंट्स एंड रिएक्शन फोर्सेस जितनी इसमें जनरेट होंगी वो सारी कैलकुलेट करनी है अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स एंड लोड कंडीशन। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले हम इस पे कनेक्टिविटी टेबल बनाते हैं। एलिमेंट 1 का कनेक्टिविटी टेबल इज नोड 1 एंड नोड 2, नोड 1 एंड नोड 2। एलिमेंट 2 का कनेक्टिविटी टेबल नोड 2 एंड नोड 3। एलिमेंट 3 का कनेक्टिविटी टेबल नोड 1 एंड नोड 3, node 1 and node 3. Now we have the nodal axial values. चलिए, अब अगर हम दोनों की नोड की वैल्यू देखें तो x पहले नोड की x एंड y वैल्यू आर 0, x कोऑर्डिनेट एंड y वैल्यू आर 0, और नोड 2 की x वैल्यू 0 है, नोड 2 की x वैल्यू 0 है, वेयर एज इसका डिस्टेंस लेंथ है नोड 2 का, तो हमारे पास ये y वैल्यू l आ जाती है। सिमिलरली नोड 3 पे x वैल्यू भी l लेंथ हो गई और y वैल्यू भी लेंथ हो गई, सो इट इज l बाय l एंड l। और जब इसका हम डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे x1 x2 माइनस x0 गोज टू 0 और इसी तरह यहाँ पे l माइनस 0 l, बट लेंथ इज आल्सो l, जिससे डिवाइड करना है तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली l माइनस 0 इज l डिवाइडेड बाय l गिव्स यू 1, और ये l माइनस l इज इक्वल्स टू 0 और ये 0 आ जाएगा। वेयर एज ये नोड एलिमेंट 3 के ऊपर 1 और 3 l माइनस 0, L minus 0, मगर remember the length is, what is this length? This length is equals to L square plus L square under root, which is L into under root 2. So this is the length of 1 and 3 rod की जो element 3 है, so L divide under root 2 is the total length. तो हम यहाँ पे L minus 0 will be L divided by L under root, so it will be 1 under root 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी l माइनस 0 वही आ जाएगा। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस हमने सारे मालूम कर लिए, l और m। और ये हमारे पास स्टिफनेस मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट 1 के रेफरेंस से एलिमेंट l और m की वैल्यू 0 एंड 1 है। हम इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे 0 एंड 1, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी एक्सेप्ट ये m इसकी इक्वल्स टू 1, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस 1, बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। सिमिलरली व्हेन वी गो टू द सेकंड एलिमेंट, वहां पे भी इसी तरह L की वैल्यू जो है वो 1 है, ये 0 है, तो इट विल बी ऑपोजिट टू दैट। L जहां जहां आ रहा है वहां पे 1 वैल्यू और माइनस 1 1, बाकी सारे 0 आ जाएंगे। एंड थर्ड एलिमेंट के अंदर 1 अंडर रूट 2 है, 1 अंडर रूट 2 है, और उस 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो अंडर रूट 2 का 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 जब होगा तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो गया, और इसको आप पूरे पे
फिलअप कर लेंगे। आई एम सॉरी, ये सारा 0.5 के साथ ये पूरे में आ जाएगा आपकी वैल्यूज। अब इसको जब आप कंबाइन करेंगे इन द कंबाइन, तो ये जो एलिमेंट 1 है, यहाँ पे एलिमेंट 1 हमारा इतने में आ रहा था, एलिमेंट 2 जो है हमारा इतने में आ रहा था, बाकी इसमें आ रहा था, और एलिमेंट 3 जो है 1 और 3 का कॉम्बिनेशन था, इसलिए वहां पे 0.5 आ गए ये कॉर्नर्स पे सारे। यहाँ पे 1 का कॉम्बिनेशन है 1 प्लस 0.5, तो ये 1.5 हो गया, ये 1 प्लस 1.5 है, एंड वी हैव द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। इस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के साथ हम अगर अपने बाउंड्री कंडीशन अब लगाते हैं ऑन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमारे इन द ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो D2 जो है वो x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, y में नहीं कर सकता। पहला नोड किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, जीरो है। D2 एग्जिस्ट करता है मगर y में जीरो मूवमेंट है, और 3 में भी जो है ये जब इसके अलोंग जाएगा तो x डायरेक्शन में भी मूवमेंट है, y डायरेक्शन में भी इन द ग्लोबल कोऑर्डिनेट। सो मगर लोकल में रिमेंबर दैट लोकल के अंदर इन दिस एक्स लोकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन की कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये हम आगे जाके यूज करेंगे। सिमिलरली जब हम इस पे फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो हमें नोड 2 की x डायरेक्शन की फोर्स मालूम है, बाकी सारे कांस्टेंट्स जो हैं वो हमें मालूम करने हैं। व्हाट आर दोस कांस्टेंट्स, व्हाट आर दो कांस्टेंट्स, उसको हमें मालूम करना है, और उसको हम मालूम करने के लिए दिस इज इक्वेशन ये। मगर रिमेंबर दैट ये लोकल कोऑर्डिनेट के अंदर fx30 लोकल कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे हेड को जरा स्क्वायर बन गया, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कन्वर्जन। तो ये कह रहा है कि थर्ड लोड के ऊपर इन द x डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स, चूंकि हमने इसमें मूवमेंट अलाउ की है तो देयर कैन बी नो फोर्स। तो लोकल कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगी, मगर ग्लोबल कोऑर्डिनेट के अंदर इस पॉइंट पे फोर्स आ सकती है। तो इसको भी आगे जाके हम यूज करेंगे। हमने यूजिंग द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम D3 पहले नोड 3 के डिस्प्लेसमेंट को लोकल कोऑर्डिनेट और ग्लोबल कोऑर्डिनेट के अंदर अगर हम कन्वर्ट करें, हमारे पास ये वैल्यू है दोनों 1/√2 है ln m। तो दिस विल बी अवर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट। इस रिजल्ट के अंदर रिमेंबर पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि D3y इक्वल्स टू 0, तो D3y हमारी ये वैल्यू है, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको जब आप इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई जो आगे जाके हम यूज करेंगे ये वैल्यूज को करने की, कि D3y इज इक्वल्स टू D3x। इसको आगे जाके यूज हम करेंगे। फिर उसके बाद लोकल फोर्स वेक्टर और ग्लोबल क्लोज वेक्टर को भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू हम लिंक करते हैं, और इसको जब हम इक्वेशन में यहाँ पे डालते हैं L एंड M की वैल्यूज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कहा था 3x F3 इज इक्वल टू 0, जो कि ये वैल्यू है। इसको जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन we have another equation f3y is plus f3x equals to 0। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। इसके अलावा हमारे पास ये मैट्रिक्स वाली इक्वेशन है, मैट्रिक्स वाली हमारे पास जो इक्वेशन है दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसके साथ हमारे पास ये दो जीरो हैं ये दो जीरो हैं, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन ये हमारे पास KD इक्वल्स टू F की इक्वेशन आ जाती है आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन। और ये अभी हमने पीछे दो इक्वेशन की हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 अननोन्स हैं। ये 3 इक्वेशंस प्लस दीज 2 इक्वेशंस, ये हमें 5 इक्वेशंस हैं, 5 अननोन है। एंड व्हेन वी सॉल्व दिस 5 इक्वेशंस एंड 5 अननोन्स, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है T3x की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, D2x की हमारे पास 3 टाइम्स 3dx आ गई, उसकी ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पे D3y
इज इक्वल टू d3x। तो जो हमारी d3x की वैल्यू है, d3x की वैल्यू है वही हमारी d3y की वैल्यू है। हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की सारी वैल्यूज आ ग्लोबल में y की सारी वैल्यूज कैलकुलेट तो इसके साथ हमने सारी डिस्प्लेसमेंट्स और कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू करके जो हमारे पास प्रॉब्लम थी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं। सारे केस को हम इस तरह लिख के इस तरह लिख सकते हैं। जब हम इस तरह लिखेंगे दिस इज अवर इक्वेशन, और इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये पहली इक्वेशन लाएं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू F1, तो ये हमारे पास पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी। एट नोड 1 के ऊपर ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। कॉलम ऑफ द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक, ये कॉलम के इसमें क्या है 1 1 1 2 एंड 1 3, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप कहते हैं कि D2 D3 को हमने कंस्ट्रेंट कर दिया, D2 एंड D3 को कंस्ट्रेंट कर और D1 को यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दें, तो फिर ये जो है F1 इज इक्वल टू K11, यानी K11 की वैल्यू F1 के बराबर हो जाएगी अगर D2 D3 को टोटली कंस्ट्रेंट कर लें और पहले वाले की यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दें, तो K11 represents the amount of force required to create unit displacement. अब यही चीज अगर आप force along the D2 due to unit displacement of degree phi1, तो अगर आप इसके साथ दूसरी इक्वेशन लेके जाएं, दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन तो इक्वल्स टू F2 आ जाएगा। अब उसमें भी अगर आप D2 D3 जीरो कर दें और D1 को यूनिट दे दें, तो फिर आपका F2 इज इक्वल्स टू K21, F3 इक्वल्स टू सिमिलरली आ जाएगा। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इस सिग्निफिकेंस को यूज करते हुए भी हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं D2x और D3x यूजिंग। ये एक प्रॉब्लम है, इस पॉइंट के D2x और D2y हमने करना है, मगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम मालूम करना चाहते हैं। ये हमारी D2x D2y इज इक्वल टू P1 P2 और ये हमारे पास इक्वेशन है। हमें पता है अगर D2y हम जीरो करते हैं और सिर्फ D2x को यूनिट दें, K11 विल बी इक्वल टू P1, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फिगर को आप गौर से देखिएगा, इस फिगर के अंदर सारी डिटेल दी हुई है। अब हम ये क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम D1x को यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, और जब हम इसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे इस डायरेक्शन में, जब ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगी तो ये F2x जो है विल बी इक्वल टू K11 हो जाएगा। और जब हम ये देंगे तो ये इसी डायरेक्शन में जब जाएंगे तो F2y विल बी इक्वल टू K21, ये F2y विल बी इक्वल टू K21 और F1x विल बी इक्वल टू K11। इन दोनों इक्वेशन से हमने यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज लिख दी। अब हमारे पास ये बन गई है, ये फोर्सेस बन गई हैं और ये उसकी टेंशन बन गई है ऑफ द वायर, इस वायर की टेंशन और इस वायर की टेंशन बन गई है। अब आप अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसका लिखते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ द फोर्सेस अगर आप लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे दिस एंगल इज 45 डिग्री एंगल है ये हमारे पास, तो K11 x डायरेक्शन में K11 पॉजिटिव है, माइनस T1 45 डिग्री, T2 45 डिग्री, कोसाइन 45 डिग्री, दोनों का 45 डिग्री कोसाइन के हिसाब से दोनों माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली जब आप y डायरेक्शन में लिखेंगे तो y डायरेक्शन में K21 है, K21 माइनस ये प्लस हो जाएगा T2 इंटू 45 डिग्री साइन 45 प्लस हो जाएगा T2, और T1 45 जो है वो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ गए। इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम कर सकते हैं कैलकुलेट, यहाँ पे इक्वल्स टू ये जीरो आएगा, ये इक्वल्स टू जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी K1 K2 जिसमें हमें T1 T2 चाहिए है। व्हाट इज T1, ये जब आप इधर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इसको कर रहे हैं, दिस लेंथ एलिमेंट 1 जो है इट एलोंगेट्स बाय डेल्टा 1
हमने यूनिट एलिमेंट किया था, ये यूनिट एलिमेंट शिफ्ट हुआ है, तो दिस टोटल एलोंगेशन जो इसकी बार की बनी है 1 इंटू कोसाइन 45 डिग्री, तो 1/√2 जो है दैट इज डेल्टा 1, ये इसमें एलोंगेशन हुई है इन द बार 1 and 2। सिमिलरली जब आपने ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिए तो ये बार जो एलिमेंट 2 की बार है 2 और 3 के दरमियान, दैट विल 1 इंटू कोसाइन 45, ये भी 1/2, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। अगर बार इतना एलोंगेट हो रहा है और ओरिजिनल लेंथ उसकी एल है, तो दिस गिव्स यू द स्ट्रेन, ये स्ट्रेन दे देता है। और चीज स्ट्रेन को जब आप यंग मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस आ गया, और स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द टेंशन T1। इसी तरह आप T2 लिख सकते हैं, आपको T1 भी मालूम हो गया, T2 भी मालूम हो गया, सो यू कैन डायरेक्टली कोरिलेट K1। अब आप इसको K1 कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज K1 एंड दिस इज K2। नाउ यूजिंग ज्योमेट्री कंपैटिबिलिटी, के सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों एक जैसे एलोंगेट हो रहे हैं। सीधा फिगर ये हमारे पास वैल्यू है 1/2। अब ये √2 की वैल्यू आप इसमें डालते हैं तो K11 इज इक्वल्स टू EA/L, यही हमारी वो इक्वेशन आ गई, और K21 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई, यानी इस मैट्रिक्स ये इक्वल्स टू √2 आ गया और ये वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली अब हम सेम चीज को वी कैन रिपीट इन द y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में हम इसे रिपीट कर सकते हैं कि हमने इस 2 पॉइंट को y डायरेक्शन में यूनिट शिफ्ट किया, D2y हमने यूनिट शिफ्ट किया, और उस यूनिट शिफ्ट करने की वजह से डेल्टा 1 पहले एलिमेंट में कितनी एलोंगेशन आई 1/2 और ये दूसरे में कितनी एलोंगेशन आई 1/2 कोसाइन 45 डिग्री एंगल। और इसको अब हम ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे जब पॉइंट 2 पे फार्मूला लिखेंगे तो F2y जो है K22 के बराबर हो जाएगा, F2x जो है K12 के बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली अब हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम फोर्स की इक्वेशन और इक्विलिब्रियम फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन हम लिखते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स द सेम इक्वेशन इस तरह की आएगी, और उसमें फिगर के हिसाब से डेल्टा 2 जो है वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, वहां पे नेगेटिव है, कंप्रेशन है। अगर आप गौर से देखें तो जब ये यहाँ से मूव करेगा ये वाली एलिमेंट कंप्रेशन में जा रही है और ये वाली एलोंगेशन में जा रही है। सो ये इसकी साइज छोटा हो रहा है, इसका साइज छोटा हो रहा है, दैट्स व्हाई इट हैज अ नेगेटिव साइन, कंप्रेशन में जा रही है। सो इट हैज अ नेगेटिव साइन, इट इज गोइंग इन कंप्रेशन, द अदर वन इज गोइंग इन टेंशन। और ये दोनों की डेल्टा वैल्यूज यहाँ पे हम डाल दें तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, एक्सटेंशन और कंप्रेशन चले जाएगा, और ये ऐड अप होके हमारे पास वही वैल्यू K22 की आ गई। और इस तरह हमने इसको फिजिकल इंटरप्रेशन के रेफरेंस से भी हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हमने ट्रस्ट को 2D में सारा हैंडल किया था, नाउ लेट्स हैंडल द ट्रस्ट केस इन 3D। 3D में हम इसको किस तरह हैंडल करेंगे? 3D के अंदर आपके पास थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड आ जाता है फ्रॉम द ग्लोबल कोऑर्डिनेट। आपका लोकल कोऑर्डिनेट एक्स वाला है, एक्स बार, एक्स हैट, वाई एक्स जेड है के अंदर आपका जो भी एलिमेंट है 1 and 2 उसके डायरेक्शन कोसाइन के लिए थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड डिफाइन हो जाएंगे। और हमारी जो मैट्रिक्स है लोकल कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो है वो 6x6 की मैट्रिक्स बन जाएगी, फोर्स वेक्टर 6x1 का बन जाएगा, विच इज फोर्स इन नोड 1 पे x डायरेक्शन, नोड 1 पे y डायरेक्शन, नोड 1 पे z डायरेक्शन। सिमिलरली नोड 2 पे x डायरेक्शन, y एंड z डायरेक्शन। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो हमारी जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है, रिमेंबर दैट ओनली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द x वैल्यूज। हमारा ट्रस्ट के अंदर कभी भी y और z डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई चीज नहीं होती, वो सारी वैल्यू। तो ये F1x को कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे k की आ जाएगी, इसी तरह F2 के x के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, यहाँ पे भी F1x 2x के कॉरेस्पॉन्डिंग और ये 2 के, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। यहाँ पे जब आप चलेंगे नोड 1 के की x आ गई, y and z will be 0 and over here also where x will be positive minus k, y and z will be 0। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी यूं ही आएगा और यहाँ पे भी ये आ जाएगा। तो हमारी ये स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाती है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास L1 equals cos theta, M1 equals to cosine theta y and then theta z।
ये L, L and M, ये हमारे पास फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वेक्टर, इनकी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइंस उसको यूज करते हुए। तो यहाँ पे अब हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इस तरह लिख सकते हैं, ये वाली हमारी फोर्स की आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट की आ गई, 6x6 की पार्टीशन मैट्रिक्स भी एक आ जाएगी। इसको जब हम लिखते हैं तो जिस तरह हमने कहा था कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसके ट्रांसपोर्ट्स हमें इनवर्स दे देता है। एंड दिस इज फाइनली अवर ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारी आ गई। ये स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारी अल्टीमेटली ये शेप आ जाती है, सारा इसको इनवर्स के लोकल इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये सारा हम कर लें तो दिस इज आवर मैट्रिक्स। इसको हमने हर जगह यूज करना है और आगे अपने सारी इक्वेशंस के लिए। इसके साथ ही हमारा सारा चैप्टर जो है, जो हमने डिस्कस किया था अब तक, सारा कंप्लीट हो गया ट्रस्ट से रिलेटेड। एंड नाउ यू रिमेंबर देयर इज ए क्विज। कोई क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन नहीं, हम क्विज स्टार्ट करें फिर। आप सब मौजूद हैं? यस सर। जी, मैंने पे चले गया। जी, इसको मैंने शेड्यूल किया हुआ है तो इसको अर्ली स्टार्ट करवा देता हूँ आपके लिए। इसने 1:15 पे शुरू होना था। लेट मी मूव इट टू ये आपकी क्विज है अपना, आपकी ये क्विज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, वहां पे भी अभी एक्टिवेट हो जाएगी वो आपकी शेड्यूल के अंदर इन 2 मिनट्स। तो आपने तमाम आंसर्स जो हैं उनकी सिंगल एक पीडीएफ फाइल बनानी है। जितने भी पेजेस होंगे उन सब के स्नैप लेके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएं और वो पीडीएफ फाइल आपने सबमिट करनी है। अगर सिंगल पीडीएफ फाइल नहीं होगी तो आई विल नॉट मार्क। और सर आप सारा हैंड जी सर हैंड रिटन करना है सारा। क्या सर हैंड रिटन होना चाहिए सारा। आप फिर असाइनमेंट कैसे करेंगे? हाँ, हैंड रिटन ही क्विज होती है ना नहीं सर, ये कुछ वर्ड पे भी हो सकता है ना। जी। टोटली हैंड रिटन मुझे चाहिए। क्विज तो होती ही उस वक्त आप हैंड रिटन कर रहे होते हैं, वहां पे टाइप तो नहीं आपने कोई चीज करनी। और आपकी फाइल का नाम जो होगा, जो पीडीएफ सबमिट करेंगे, आपका रोल नंबर और आपका नाम, ये फाइल नंबर होना चाहिए आपका। ओके, ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है, अभी 1 मिनट में आपको वहां पे भी वो अवेलेबल हो जाएगी ऑन द वेब। अभी बस 1 मिनट में ये आपको एक्सेस हो जाएगी। अवेलेबल हो गई अब आपको? नो सर। हो जानी चाहिए, अब Yes, टाइम हो गई ना जी? आ गई है, आ गई है आपको इस वन आप सबके लिए। अभी इसे अपने हाथ से लिख के ऊपर ऑनर स्टेटमेंट भी लिख दें
कि आपने कोई इलीगल मीन नहीं यूज किया, किसी से कॉपी नहीं किया, ना किसी को कॉपी करवाया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। अटेंडेंस में आपकी कंप्लीट कर देता हूं। एवरीवन इज प्रेजेंट। सर ऑनर स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास। आप अपने 2 जुमले नहीं लिख सकते ऊपर खुद कि मैंने कहीं से नकल नहीं किया, ना मैंने किसी को नकल करवाई है? जी ओके सर। ओके सर। आप पिछले सेमेस्टरों में लिखते रहे हैं। सर वो बस पेपर में इतनी छोटी सी इंग्लिश तो आती होगी आपको लिखनी, मेरे ख्याल से 6ठे सेमेस्टर में।